Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इन एसोसिएशन विद जेके टायर, टोटल कंट्रोल। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। पिछले कई महीनों से हमारे देश में कुछ लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जीत पर सवाल उठाए और आज इन दोनों मुद्दों पर भारत के इस टुकड़े टुकड़े गैंग को एक बहुत ही करारा जवाब मिला है। पहला जवाब तो यह है कि पिछली तिमाही में भारत का जीडीपी विकास दर 8.2% रहा है। ये उन लोगों को जवाब है जो भारत को डेड इकोनॉमी कह रहे थे। दूसरा जवाब यह है कि इस साल के एशिया पावर इंडेक्स में भारत को अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बताया गया है और भारत की रैंकिंग सुधरने में ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। आप सबने पूरे धैर्य के साथ भारत के खिलाफ इस दुष्प्रचार को सहा है, इसलिए आज आपके खुश होने का दिन है और आज हम ऐसी तमाम ताकतों को एक शानदार करारा जवाब देंगे। अगर आप भी सोशल मीडिया पर फैल रहे दुष्प्रचार, झूठ और नकली खबरों से परेशान हो चुके हैं तो आपके लिए आज एक और अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ चुका है जब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे आपत्तिजनक और झूठे कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए कोई व्यवस्था बनाई जाए। असल में समस्या यह है कि सोशल मीडिया पर झूठ आग की तरह फैलता है और मिनटों में वायरल हो जाता है और सच को दुनिया तक पहुंचने में बहुत समय लगता है और जब तक पता चलता है कि ये फेक न्यूज़ है तब तक वो खबर या वो वीडियो वायरल हो चुका होता है। और आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि इमरान खान जिंदा है। जनरल असीम मुनीर ने आज पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर चार्ज संभाल लिया है, जो दुनिया भर की शांति के लिए एक बुरी खबर है। अब इमरान खान के बेटे ने मांग की है कि पाकिस्तान की सरकार ये सबूत पेश करे कि इमरान खान जिंदा है। लेकिन सबसे पहले आज विपक्षी पार्टियों के लिए और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ सोशल मीडिया पर सक्रिय लिबरल्स के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है और वो बुरी खबर यह है कि भारत अब रक्षा और अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया की एक मेजर पावर यानी एक प्रमुख शक्ति बन चुका है। जीडीपी के नए आंकड़े आज ही आए हैं जो बताते हैं कि इस तिमाही में भारत का जीडीपी विकास दर 8.2% है, जो पिछले 1.5 वर्षों में सबसे ज्यादा है। और दूसरी बुरी खबर हमारी विपक्षी पार्टियों के लिए यह है कि इस साल के एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका और चीन के बाद भारत को तीसरे नंबर पर रखा गया है, तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बताया गया है। आज ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सैन्य ताकत पर 2 अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स आई है। पहली एशिया पावर इंडेक्स है जो ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर थिंक टैंक ने तैयार की है और इस थिंक टैंक का नाम है लोवी इंस्टीट्यूट। और दूसरी रिपोर्ट भी ऑस्ट्रेलिया के ही एक सरकारी थिंक टैंक से आई है, इसका नाम है एयर एंड स्पेस पावर सेंटर। सबसे पहले आपको इस साल के एशिया पावर इंडेक्स के बारे में बताते हैं, जिसमें पहली बार यह कहा गया है कि भारत एक आर्थिक ताकत के साथ साथ एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति भी बन चुका है। इस रिपोर्ट में भारत को एशिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बताया गया है। ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें एशिया के 27 देशों को उनकी आर्थिक और सैन्य ताकत के हिसाब से रैंकिंग दी गई है और इस लिस्ट में अमेरिका 80.4 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है, चीन 73.7 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है और ये दोनों ही सुपर पावर्स हैं, यानी इन्हें सुपर पावर का दर्जा दिया गया है। तो अमेरिका पहले नंबर पर, चीन दूसरे नंबर पर और इन दोनों को सुपर पावर बताया गया है। भारत
40 पॉइंट्स के साथ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार भारत को एशिया की एक मेजर पावर यानी प्रमुख शक्ति माना गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी रैंकिंग में भारत 39.1 पॉइंट्स के साथ एक मिडिल पावर था। तो भारत का एक एलिवेशन हुआ है। पिछले साल तक हमें मिडिल पावर माना जा रहा था, लेकिन इस बार पहली बार भारत को मेजर पावर माना गया है और पूरे एशिया में एक ही देश है जो मेजर पावर है और वो है भारत। भारत के बाद चौथे नंबर पर जापान है, जिसका स्कोर है 38.8 और जापान को एक मिडिल पावर माना गया है। और फिर नंबर आता है रशिया का 32.1 पॉइंट्स के साथ रशिया 5वें नंबर पर है। यानी एशिया के मामले में एशिया में जापान और रशिया दोनों ही भारत से पीछे हैं। रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है, लेकिन इस रिपोर्ट में उसे जापान से भी नीचे 5वां स्थान मिला है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये एशिया की रैंकिंग है और पाकिस्तान इस रिपोर्ट में टॉप 10 देशों में कहीं नहीं है। पाकिस्तान को सिर्फ 14.5 पॉइंट्स दिए गए हैं और उसका स्थान है 16वां। तो यहां आप देख लीजिए, ये पूरी रैंकिंग है आपके स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर। आज आप इसे जरा ध्यान से आप देखिए। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर भारत, चौथे नंबर पर जापान, 5वें पर रशिया और पाकिस्तान है 16वें नंबर पर। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ताकत पाकिस्तान से 2.25 गुना ज्यादा है। भारत का स्कोर बढ़ना हमारी ताकत में आए बदलाव का एक स्पष्ट संकेत है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इसकी एक बहुत बड़ी वजह है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की कामयाबी। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सेना को एक युद्ध का अनुभव दिया है और भारत की सैन्य ताकत लगातार बेहतर हुई है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है। और ये उन सभी लोगों को एक करारा जवाब है जो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते आए हैं और हमारी सेना से अक्सर सबूत मांगते आए हैं। अब देखिए, जो एशिया पावर इंडेक्स है, इसकी रिपोर्ट मेरे हाथ में है। अब आपको ये बताते हैं कि ये जो लिस्ट दी गई है, इसमें शामिल हर देश को उसकी सैन्य क्षमता, आर्थिक ताकत, उसका कूटनीतिक असर और सांस्कृतिक प्रभाव सहित कुल मिलाकर 8 पैरामीटर्स के आधार पर पॉइंट्स दिए जाते हैं और फिर उसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। भारत को कुल मिलाकर इन 8 पैरामीटर्स पर 40 पॉइंट्स मिले हैं और उसकी रैंकिंग है तीसरे नंबर पर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी यानी आपकी आर्थिक ताकत क्या है, फिर मिलिट्री कैपेबिलिटी, आपकी सैनिक शक्ति क्या है, उसके बाद आपके फ्यूचर रिसोर्सेज कैसे हैं उसके बारे में भी है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स कैसी है, डिफेंस नेटवर्क कैसा है और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस आपका कितना है। यानी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक तौर पर, कूटनीति के रूप में, कूटनीति की ताकत को देखते हुए आप कितने प्रभावशाली हैं, ये इसमें देखा जाता है। अब आपको बताते हैं कि भारत की ताकत कैसे बढ़ी और उसे इस बार पहली बार एक मेजर पावर एशिया में क्यों माना गया। सबसे बड़ी वजह है भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव जो भारत का है वो भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। आर्थिक क्षमता में भारत तीसरे नंबर पर है और जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों से भी भारत आगे है। अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित करने वाला देश भी बन गया है। वर्ष 2015 से 2024 तक भारत में 44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी निवेश आया है और पिछले 10 वर्षों में विदेशी निवेश के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है और चीन
तीसरे नंबर पर आ गया है। इस ग्राफ में आप देखिए, कोविड के बाद, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं ये ग्राफ देखिए, कोविड के बाद चीन में लगातार विदेशी निवेश कम हो रहा है और इसी दौरान भारत में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए, और अगर आप देखेंगे अब 2015 से 2024 का अगर आप देखें आंकड़ा, तो भारत देखिए कैसे अब चीन को काट रहा है। अगर आप हरे रंग में देखेंगे तो हरे रंग की जो लकीर है ये भारत है, लाल रंग जो आप देखेंगे ये चीन है और नीला रंग जो है ये अमेरिका है। अब जब आप देखेंगे कि भारत कैसे धीरे धीरे लगातार चीन को काटते हुए अब ऊपर निकल गया है, यहां आप देख सकते हैं ये जो हरी लाइन है ये लाल वाली लाइन को काट के ऊपर निकल गई है और अब विदेशी निवेश के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस समय दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को चीन से हटाकर भारत में लाना चाहती हैं और दुनिया में भारत का कूटनीतिक प्रभाव बढ़ा है, क्योंकि पिछले एक साल में भारत दूसरे देशों के साथ बातचीत में बहुत सक्रिय रहा है। अगर आप देखेंगे, चाहे दुनिया में G20 हो या फिर दूसरे अलग अलग बड़े बड़े मंच हों, भारत सब जगह आपको दिखाई देता है। भारत हर जगह आपको दिखाई देता है एक सक्रिय सदस्य के रूप में। चाहे यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध की बात हो, वहां भी भारत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चाहे गाजा और इजराइल के, गाजा में इजराइल और हमास के बीच का युद्ध हो, वहां भी भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। और दुनिया के हर मंच पर आज आपको भारत दिखाई देता है। हर मंच पर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी आपको दिखाई देते हैं। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका का आज भी एशिया में चीन से ज्यादा प्रभाव है। एक और खास बात आप देखिए, ये रैंकिंग तो है एशिया की, लेकिन इसमें आज भी नंबर 1 पर कौन है? कोई एशिया का देश नहीं है। अमेरिका एशिया में सबसे प्रभावशाली देश आज है और एशिया महाद्वीप का हिस्सा न होते हुए भी अमेरिका इस क्षेत्र में सबसे मजबूत और प्रभावशाली देश है। हैरानी की बात यह है कि पिछले वर्ष के मुकाबले अमेरिका का स्कोर इस बार 1.2 पॉइंट्स कम हुआ है और इसका जिम्मेदार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को बताया गया है। नॉर्थ कोरिया इस रिपोर्ट में 17वें नंबर पर है और पिछले वर्ष के मुकाबले उसका स्कोर सबसे ज्यादा बढ़ा है, यानी 1.5 पॉइंट्स उसके बढ़ गए हैं। और उत्तरी कोरिया ने अपनी मिसाइल्स और परमाणु हथियारों की क्षमता को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर किया है और रशिया से उसके सैन्य संबंध और ज्यादा मजबूत हुए हैं। इसकी वजह से जो नॉर्थ कोरिया है उसे 1.5 पॉइंट्स इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा मिले हैं। लेकिन खास बात यह है कि एशिया में आज भी अमेरिका सबसे मजबूत है, जबकि अमेरिका बाहरी देश है, एशिया का हिस्सा नहीं है। चीन दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर अब आपका देश भारत है। अब आपको ऑपरेशन सिंदूर पर दूसरी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें 5 बड़े खुलासे हुए हैं और यह भी आज उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत करारा जवाब होगा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की हार का सपना देख रहे थे, जो बार बार भारत से उसके नुकसान के बारे में पूछते थे, जो बार बार कहते थे कि भारत ने तो सरेंडर कर दिया है। वो सारे लोगों को आज एक करारा जवाब मिलने वाला है और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि आज का दिन उनके लिए एक बुरी खबर वाला दिन है। तो पहली बात यह है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने पर किए गए पहले हमलों में भारत को पूरी सफलता मिली थी। ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है कि भारत को पूरी सफलता मिली ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत में ही और भारत ने अपना जो लक्ष्य रखा था उसे भारत ने पूरी तरीके से हासिल किया। 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ हुए इस ऑपरेशन के दौरान भारत के 72 फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें रफाल, मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट्स थे, जो इसमें लिखा है। तो सोचिए, पहले दिन हमारे 72 फाइटर जेट्स मैदान में उतरे थे। दूसरा, भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के जवाबी हमलों को बिल्कुल नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने जो भी जवाबी हमला किया,
जो भी मिसाइल हमारे ऊपर छोड़ी, जो भी ड्रोन्स उनकी तरफ से आए, जो भी हथियार वहां से आए, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सारी मिसाइलों को रोक दिया। तीसरा, इसमें लिखा है ऑपरेशन सिंदूर के आखिरी दिन यानी 9 और 10 मई की रात को भारत ने जो बड़े हमले किए, उससे यह स्पष्ट है कि भारत आसानी से पाकिस्तान के आसमान पर कब्जा कर सकता है, यानी एयर सुपीरियरिटी हासिल कर सकता है भारत पाकिस्तान के ऊपर, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है। यह रिपोर्ट आज मेरे हाथ में है। चौथी बात इसमें लिखी है, भारत के हमले में लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया था। इसमें भी लिखा है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर में तैनात था, उसे हमने नष्ट कर दिया। और पांचवी बात, आसमान में हुई ये लड़ाई भारत ने जीत ली, और अगर ये लड़ाई कुछ दिन और चलती तो भारतीय सेना सीमा के पास मौजूद पाकिस्तान के सभी एयर बेसेस को नष्ट कर देती, ऐसा इसमें लिखा है। और मैंने आपको सारे पॉइंट्स तो बता ही दिए हैं। देखिए, इसमें लिखा है 72 इंडियन फाइटर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन इस पूरे ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। रफाल, मिराज 2000, SU-30 MKI वगैरह जो थे। 1 एयर डिफेंस सिस्टम इन लाहौर वॉज डैमेज्ड, इसमें यह साफ लिखा है। आगे इसमें एक और चौंकाने वाली बात है, वो भी आपको बताऊंगा। क्या आप जानते हैं कि 10 मई को हमारे एक एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के फतह 2 रॉकेट को मार गिराया था? तो सोचिए, पाकिस्तान ने अपना फतह 2 रॉकेट हम पर दागा था। यह एक गाइडेड रॉकेट है जो 400 किलोमीटर तक हमला कर सकता है और हवा में ही अपना रास्ता भी बदल सकता है। लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हरियाणा के सिरसा के पास इसे हवा में ही नष्ट कर दिया था। यह है वो फतह 2 जिसकी तस्वीर हम आपको अभी दिखा रहे हैं। और इसी के बाद भारत ने एक बड़ा जवाबी हमला किया था। सिर्फ 2 घंटों के बाद ही भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स और रैम्पेज मिसाइल से एक बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान पर किया, जिसमें पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस के रनवे, कमांड सेंटर्स और एयरक्राफ्ट हैंगर्स पर हमले हुए, जिसके बाद पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स को भारत की मिसाइल्स की रेंज से दूर अफगानिस्तान की सीमा के पास ले जाने के लिए मजबूर हो गया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पर भारत का निशाना 100% सटीक और प्रभावशाली था और हमने पाकिस्तान के करीब करीब हर हमले को नाकाम किया। और ऑपरेशन सिंदूर पर हमारी सेना ने सबूत मांगने वालों को आज ये रिपोर्ट, हमारी सेना से जो सबूत मांगने वाले लोग हैं, उन्हें आज ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। और इस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान लॉन्च्ड अ 400 किलोमीटर रेंज फतह 2 रॉकेट इन द डायरेक्शन ऑफ दिल्ली। देखिए, बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान ने फतह 2 लॉन्च किया दिल्ली के ऊपर अटैक करने के लिए, जिसके इस रिपोर्ट में लिखा है, लेकिन हमने उसे रास्ते में ही मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान ने दिल्ली के ऊपर इस रॉकेट से हमला करने की कोशिश की थी, इस रिपोर्ट में लिखा है। और इंडिया अचीव्ड इट्स इनिशियली स्टेटेड एम ऑफ डैमेजिंग द असेस्ड टेररिस्ट कैंप्स ऑन द फर्स्ट नाइट। पहली रात को ही भारत ने अपना लक्ष्य जो है वो हासिल कर लिया था। और इन्होंने ये भी कहा है कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर, मतलब भारत के जो मिसाइल्स हैं वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाकर जहां उन्हें निशाना लगाना था वहां उन्होंने बहुत बर्बादी की। लेकिन पाकिस्तान का कोई भी हमला हमारी सीमा में नहीं आ पाया। इसलिए इन्होंने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ की है, लेकिन यह भी कहा है कि जो आसमान में जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई में भारत पाकिस्तान पर हावी रहा और भारत ने इस युद्ध को जीत लिया। अब ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स भारत की रक्षा नीति और आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक के उडुपी के प्रसिद्ध श्री कृष्ण मठ पहुंचे और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही देश की सुरक्षा को और मजबूत करने की बात भी उन्होंने कही है। उन्होंने आज कहा है कि भारत मिशन सुदर्शन चक्र के तहत एक ऐसा ताकतवर हथियार बनाएगा जो दुश्मन के हवाई हमलों को देश की सीमा के अंदर आने से रोक देगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में गीता का संदेश दिया था और उनके सुदर्शन चक्र से प्रेरणा लेकर ही इस मिशन की शुरुआत हुई है। हम लाल किले से श्री कृष्ण की करुणा का संदेश भी देते हैं और उसी प्राचीर से
मिशन सुदर्शन चक्र की उद्घोषणा भी करते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र यानी देश के प्रमुख स्थानों की, देश के औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा की ऐसी दीवार बनाना जिसे दुश्मन भेद न पाए, और अगर दुश्मन दुस्साहस दिखाए तो फिर हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर दे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में भी देश ने हमारा ये संकल्प देखा है। पहलगाम के आतंकी हमले में कई देशवासियों ने अपना जीवन गंवाया। इन पीड़ितों में मेरे कर्नाटका के भाई बहन भी थे। लेकिन पहले जब ऐसे आतंकी हमले होते थे तो सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती थी। लेकिन ये नया भारत है, ये न किसी के आगे झुकता है, और न ही अपने नागरिकों की रक्षा के कर्तव्य से डिगता है। हम शांति की स्थापना भी जानते हैं और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं। तो आज सबसे पहले तो ये दो करारे जवाब हमारे देश के उन विपक्षी नेताओं को मिल गए हैं, उन बहुत सारे पत्रकारों को भी मिल गए हैं, उन बुद्धिजीवियों को मिल गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहते हैं, जो भारत का मजाक उड़ाते हैं, जो अपने ही देश को कमज़ोर करने में लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब ये देश कमज़ोर होगा, जब ये देश टूटेगा, तभी तो उनका नंबर आएगा। और इसीलिए वो ये सपना देख रहे हैं। तो वो लोग कहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की हार हुई। वो लोग ये कहते थे कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। वो लोग ये कहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का बड़ा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान हम पर हावी हुआ है। और वो लोग ये भी कहते थे, लगातार आपने देखा होगा, ये लोग ये भी कहते हैं कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो पहले से कमज़ोर हुई है, भारत की ताकत पहले से कमज़ोर हुई है और भारत अब दूसरे देशों के मुकाबले कमज़ोर दिखता है। ये सारी बातें आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। ये एक दुष्प्रचार था और आज ये दो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की जो रिपोर्ट्स आई हैं, और दोनों ही बहुत विश्वसनीय रिपोर्ट्स हैं, ये उन लोगों को आज बहुत चुभेंगी। अब देखिए, अब तीसरा जवाब आपको बताते हैं, और ये है भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत के बारे में। तो अब भारत की इस ताकत को हम डिकोड करते हैं। दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रही, जो पिछले साल से 2.6% ज्यादा है। बहुत बड़ी बात है ये। दूसरी तिमाही का मतलब है जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में 8.2% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रही है, और ये 18 महीने के बाद सबसे ज्यादा विकास दर है भारत की। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार रुकी नहीं। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन आज हमने जीडीपी को एक नया नाम दिया है। आज आप कह सकते हैं यह है ग्रोथ, डिलीवरी, परफॉर्मेंस, और इन तीन शब्दों में हमारी अर्थव्यवस्था की शानदार रफ्तार की कहानी छिपी हुई है। सबसे पहले देखिए ग्रोथ की कहानी। सरकार ने लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा दिया। इसी साल इनकम टैक्स की छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख की। उसके बाद 22 सितंबर से 375 सामानों पर जीएसटी कम कर दिया, और जैसे ही लोगों के पास ज्यादा पैसे बचे जेब में, उन्होंने इस पैसे को बाजार में खर्च किया। कार, मोटरसाइकिल, कपड़े, घरों का सामान, ग्रोसरी, हर तरह के सेक्टर में जमकर लोगों ने खरीदारी की है। इस बार जो हमारा त्योहारों का सीजन रहा है, लोगों के खर्च से कंपनियों को और देश के व्यापारियों को ज्यादा मुनाफा हुआ। इसकी वजह से देश में ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा। जब ज्यादा माल बिकेगा तो ज्यादा माल बनेगा भी। तो अब क्या हुआ है कि जिसको हम कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी फैक्ट्रियों में और हर जगह सामान बड़ी संख्या में बन रहा है, निर्माण ज्यादा हो रहा है, और फिर
बाजार में ये सामान बिक ज्यादा रहा है। ज्यादा बिकने से जो सर्कुलेशन है पैसे का वो बढ़ रहा है और सबको मुनाफा हो रहा है। सामानों की जमकर डिलीवरी हुई है और इससे सरकार को भी आमदनी हुई और सरकार का जो प्रदर्शन है वो बेहतर हुआ। जन कल्याणकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने ज्यादा पैसा खर्च किया। इसी तरह से ग्रोथ के साथ डिलीवरी और परफॉर्मेंस ने जीडीपी को बढ़ाकर 8% के ऊपर पहुंचा दिया। जीडीपी के नए आंकड़ों से 5 महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलेंगी। पहला, भारत के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, कृषि हो, हर जगह, हर सेक्टर में विकास हुआ है। दूसरा, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले सेक्टर्स जैसे फाइनेंस, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में जमकर निवेश हो रहा है। तीसरा, होटल और पर्यटन जैसे आम लोगों से जुड़े सेक्टर्स, वहां पर बहुत अच्छा विकास हो रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा है, उनकी जेब में, उनकी बचत हो रही है और इसलिए ये लोग उस बचत के पैसे को खर्च कर रहे हैं। घर में सामान खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, घर का सामान खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं और इसके बाद बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं, छुट्टियों पर जा रहे हैं, वेकेशन पर पैसा खर्च कर रहे हैं। चौथा, गांव में लोग अब ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, इससे यह भी पता चलता है। और पांचवां, देश की जीडीपी में एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी अब पिछले 24 महीने में सबसे ज्यादा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि भारत अब दूसरे देशों को ज्यादा सामान एक्सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका के टैरिफ का हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं हुआ। और इसे समझने के लिए अब आप 2 तारीखों पर गौर कीजिए। पहला, 27 अगस्त से भारत पर अमेरिका का 50% टैरिफ लागू हुआ था, 27 अगस्त 2025। दूसरा, 22 सितंबर 2025 जब हमारे देश में जीएसटी रिफॉर्म लागू हुआ, यानी जीएसटी जीडीपी के इस आंकड़े में ट्रंप के टैरिफ का असर तो शामिल है ही, लेकिन इसमें जीएसटी रिफॉर्म का जो पूरा फायदा है वो अभी शामिल नहीं है, क्योंकि यह आंकड़ा 30 सितंबर तक का ही है जो अभी हम आपको बता रहे हैं। यानी जब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े आएंगे तो हो सकता है वो इससे भी ज्यादा अच्छे आंकड़े आएंगे, क्योंकि जो मैंने अभी आपको 2 तिथियां बताई हैं, जो 2 अभी हमने आपको बताया, देखिए ये 27 अगस्त जो है जब 50% टैरिफ लागू हुआ, इसको तो हमने पूरा इसमें कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन असल में ये जो 22 सितंबर से हमारा जीएसटी रिफॉर्म लागू हुआ, जिससे बाजार में बहुत सारा सामान सस्ता हो गया था, क्योंकि ये रिपोर्ट सितंबर तक की ही है। अब जब इसका असली असर आया जीएसटी का, ये तो 22 सितंबर के बाद आया है, तो इसके बाद सितंबर से ये आया अक्टूबर में, नवंबर में और फिर दिसंबर में ये आएगा। तो जब अगली तिमाही का आंकड़ा आपके सामने आएगा तो वो इससे भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। अभी तो 8.2 है, हो सकता है इसके बाद 8.5% को भी पार कर जाए। और इस शानदार ग्रोथ की जो सबसे बड़ी वजह है वो है 146 करोड़ लोगों का ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी जीडीपी के इन शानदार आंकड़ों के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा है। उन्होंने जीडीपी विकास दर को बेहद उत्साहजनक बताया और लिखा कि यह देश के लोगों की कड़ी मेहनत को दिखाता है। जब जीएसटी की दरें घटाई गई थीं तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी था कि अब दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। अब जीडीपी के आंकड़े तो आज आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है
कि शेयर बाजार को पहले ही इन आंकड़ों के बारे में पता चल गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से बढ़ रही है और शेयर बाजार को वैसे भी अर्थव्यवस्था की धड़कन कहा जाता है और इसीलिए गुरुवार यानी 27 नवंबर को ही शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। निफ्टी और सेंसेक्स ने करीब 14 महीने के बाद एक नया इतिहास बनाया। 27 नवंबर को निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया जो है 26,310 और इसी दिन सेंसेक्स ने भी ऑल टाइम हाई का नया रिकॉर्ड बनाया और सेंसेक्स 86,055 अंक तक पहुंच गया। भारतीय शेयर बाजार में इस रिकॉर्ड तेजी की 3 सबसे बड़ी वजहें हैं, इसलिए आप में से जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, जिन्हें शेयर बाजार में दिलचस्पी है, वो ध्यान से सुन सकते हैं। तो पहला, अगले महीने आरबीआई ब्याज की दरें कम कर सकता है, जिसकी 0.25% तक कम होने की संभावना है। तो ब्याज की दरें अगले महीने कम हो सकती हैं। दूसरा, भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील होने की संभावना है और जब यह ट्रेड डील हो जाएगी तो जो अमेरिका ने टैरिफ हमारे ऊपर लगाया हुआ है ये कम हो जाएगा, ऐसी संभावना है। तो ये दोनों ही शुभ संकेत हैं। तीसरा, विदेशी निवेशकों को अब भारतीय बाजार बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए बाहर से पैसा निवेश हो रहा है। आज पूरी दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे मजबूत माना जा रहा है और जीडीपी के आंकड़ों ने इसे साबित कर दिया है। और अब आपको बताते हैं, हमारे देश में आजकल आप शरणार्थियों के बारे में अक्सर सुनते रहते होंगे, घुसपैठियों के बारे में सुनते रहते होंगे। हमारे यहाँ जब चुनाव होता है तो घुसपैठिए का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। चुनाव आयोग ने SIR नाम की एक एक्सरसाइज भी, एक प्रोसेस शुरू किया है जिसमें वोटर लिस्ट को साफ किया जा रहा है, वो भी घुसपैठियों के बारे में ही है। तो घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो हमारे देश में बहुत बड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे जो देश हैं वहाँ भी घुसपैठियों का बहुत बड़ा मुद्दा है और अमेरिका जैसे इतने अमीर और शक्तिशाली देश भी अब घुसपैठियों से परेशान हो गए हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शरणार्थियों के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है और उन्होंने लिखा है कि जो शरणार्थी हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अपने पोस्ट में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें की हैं। पोस्ट तो बहुत लंबा है, मैं आपको 3 पॉइंट्स बताता हूं। पहला जो उन्होंने लिखा है, शरणार्थियों की वजह से अपराध बढ़ते हैं, अस्पतालों में भीड़ बढ़ती है, घरों की कमी हो जाती है और वो सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हैं। देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। लेकिन हमारे यहां भी तो यही समस्या है। जब हमारे यहां घुसपैठिए आते हैं तो अपराध बढ़ते हैं, अस्पतालों में भीड़ बढ़ती है, रहने की जगह नहीं मिलती और सरकारी योजनाओं का ये लोग फायदा उठाते हैं। भारत और अमेरिका दोनों ही घुसपैठियों से परेशान। दूसरा डोनाल्ड ट्रंप जो लिखते हैं वो ये, ऐसे प्रवासियों को जो अमेरिका की शांति के लिए खतरा है, भले ही उनके पास सही कागजात क्यों ना हो, उन्हें भी देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आपके पास सही कागजात हैं, आपके पास वीजा है, परमिट है, लेकिन अगर आप तब भी अमेरिका के लिए खतरा हैं तो आपको बाहर निकाल देंगे। और तीसरी बात उन्होंने लिखी है, ट्रंप ने यह दावा किया कि अब अमेरिका में रिवर्स माइग्रेशन से हालात ठीक होंगे, यानी वो रिवर्स माइग्रेशन करेंगे। जो प्रवासी अमेरिका में बस चुके हैं उन्हें वापस उनके देशों में भेज दिया जाएगा। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में 2 सैनिकों पर हुए एक आतंकवादी हमले के बाद ट्रंप ने यह पोस्ट लिखा है। आपको याद होगा, अफगानिस्तान के एक पूर्व सैनिक ने यह हमला किया था। अगर अमेरिका में रिवर्स माइग्रेशन होता है तो ऐसे शरणार्थियों की संख्या लाखों में हो सकती है जिन्हें वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि ट्रंप के मुताबिक अभी अमेरिका में आधिकारिक तौर पर 5 करोड़ 30 लाख विदेशी रहते हैं। अब सोचिए जरा, अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित देश है। अमेरिका के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, जमीन की कोई कमी नहीं। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2,568 लाख करोड़ रुपए की है और भारत से उनकी अर्थव्यवस्था 7.5 गुना ज्यादा बड़ी है। अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए अमेरिका के पास सबसे एडवांस्ड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। सर्वेलांस का हर सिस्टम उनके पास है, उनके पास बड़े बड़े सैटेलाइट्स हैं, टेक्नोलॉजी है। लेकिन आज अमेरिका भी अपने यहां शरणार्थियों और प्रवासियों से इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि वो रिवर्स माइग्रेशन की बात कर रहा है। अमेरिका के अलावा स्वीडन, ब्रिटेन, पोलैंड, आयरलैंड, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे देश भी अब अपने यहां शरणार्थियों से परेशान हो रहे हैं। इन देशों में अवैध शरणार्थियों के खिलाफ
अब लगातार आंदोलन हो रहे हैं। वहां की जनता तो सड़कों पर उतर रही है और कह रही है कि यहां अब और बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए। अब जरा एक आंकड़ा देखिए, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह भारत का क्षेत्रफल है और भारत की जनसंख्या है 146 करोड़, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। अमेरिका का क्षेत्रफल है 98,33,517 वर्ग किलोमीटर और अमेरिका की जनसंख्या है सिर्फ 34 करोड़, सिर्फ। यानी भारत के मुकाबले अमेरिका के पास प्रति व्यक्ति 10 गुना ज्यादा जमीन है। इसके बावजूद अब अमेरिका न केवल शरणार्थियों को बल्कि प्रवासियों को भी बाहर निकालने की कार्रवाई करने के बारे में सोच रहा है। डिकोड में हमने आपको लगातार बताया कि कैसे कोई घुसपैठिया देश में आता है तो वो उस देश के संसाधनों पर कब्जा करता है, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाता है, सब्सिडी लेता है और कई बार तो चुनाव में वोट भी डालता है। आज हमारे देश में सिर्फ अवैध वोटर्स की पहचान के लिए एसआईआर चल रहा है तो पूरा विपक्ष इसके विरोध में खड़ा हो गया, जबकि एसआईआर से अवैध घुसपैठियों की भी पहचान होती है और यह सबसे आसान तरीका है। इस समय केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को रोकने की मांगें हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और ममता बनर्जी तो खुद चुनाव आयोग को कई चिट्ठियां लिख चुकी हैं। आज भी तृणमूल कांग्रेस के 10 सांसदों ने चुनाव आयोग से मिलकर एसआईआर को लेकर शिकायत की है, लेकिन चुनाव आयोग ने इन सभी दावों को, शिकायतों को गलत बताया है। आज चुनाव आयोग ने कहा कि 9 दिसंबर को जब पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा उसके बाद ही कोई आपत्ति दर्ज की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस को सख्त हिदायत दी है और कहा है कि वो बूथ अधिकारियों को न धमकाए और उनके काम को प्रभावित करने की कोशिश न करे। वैसे हमारे देश के कई विपक्षी नेता, विपक्षी पार्टियां और बुद्धिजीवी सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर के खिलाफ जा चुके हैं और पिछले कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई चल रही है। लेकिन बहुत सारी बातें आपको पता नहीं चलती। असल में हमारे देश में अब सब कुछ सोशल मीडिया के आधार पर चल रहा है और एक्स जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जहां पर विदेशों में बैठे लोग, आईटी सेल के लोग एक नकली मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, उसके जरिए देश के लोगों को बहकाने की कोशिश होती है। अब देखिए, एसआईआर की सुनवाई के दौरान 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम टिप्पणी की है जो आप तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन आपको आज मैं बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बिहार से किसी मतदाता ने कोर्ट में एसआईआर के बाद नाम हटने की शिकायत नहीं की है। शुरुआत में बिहार को लेकर यह धारणा बनी थी कि लाखों लोगों के नाम हटाए जाने वाले हैं और यह कोर्ट भी आशंकित था, लेकिन अंत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा कि आज जिस तरीके से एसआईआर के बारे में प्रचार हुआ है, कोई यह नहीं कह सकता कि उसे इसकी जानकारी ही नहीं है। कोर्ट ने एक और अहम टिप्पणी की, अगर किसी के पास आधार कार्ड है तो क्या इसका मतलब यह है कि उसे वोटर भी बनाया जाना चाहिए, यानी आधार कार्ड जिसके पास आ गया वो वोटर भी बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि घुसपैठिए हमारे देश में लंबे समय तक रहने के बाद आधार कार्ड हासिल कर लेंगे, कर सकते हैं, लेकिन अगर वो भारतीय नागरिक नहीं है तो क्या उन्हें भी वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास आधार कार्ड आ गया है? मैं आपको संक्षिप्त में पढ़कर सुनाता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और ये बहुत अहम बात है। लेकिन हमारे देश में जो सोशल मीडिया पर हमारे देश के विपक्षी नेता हैं वो ऐसी बातें कभी आपको बताएंगे नहीं और मीडिया भी नहीं बताएगा। अब देखिए, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में चल रही है सुनवाई और उन्होंने कहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, वी एक्सपीरियंस्ड अ स्ट्रेंज थिंग इन बिहार, वी केप्ट ऑन डायरेक्टिंग, सेंट आवर पैरालीगल वॉलंटियर्स, नोबडी केम फॉरवर्ड टू से आई हैव बीन एक्सक्लूडेड। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि बिहार में बड़ी अजीब सी चीज देखने को मिली। हम लगातार यहां से निर्देश दे रहे थे, हमने अपने वॉलंटियर्स को बिहार में भेजा, लेकिन बिहार में कोई भी नहीं आया ये कहने के लिए, किसी ने कोई आकर शिकायत नहीं की कि भाई मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। कोई शिकायत नहीं आई। अगर वोटर लिस्ट से नाम हटा है लोगों का तो उन्हें आना चाहिए था, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई नहीं आया। फिर आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछते हैं, इनिशियली impression given about Bihar was lakhs were about to be deleted. We were also apprehensive. What happened ultimately?
तो वो कह रहे हैं कि शुरुआत में हम भी यही सोचते थे, हमें भी यही आशंका थी कि बिहार में लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, कट जाएगा, और हमें बड़ी इस बारे में चिंता थी, लेकिन आखिरकार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कहना है, और ये मुख्य न्यायाधीश का कहना है भारत के। और फिर वो आगे ये भी कहते हैं, आधार कार्ड इज अ क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूट टू द एक्सटेंट इट गवर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। तो आधार कार्ड अगर किसी को राशन पाने के लिए दे दिया गया है, सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए दे दिया गया है, और कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश से आया है, पड़ोसी देश से यहां आ गया है, और उसने आधार कार्ड बनवा भी लिया है राशन वगैरह लेने के लिए, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसे वोटर आईडी कार्ड भी दे दिया जाए? ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह बात पूछी है, और यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए सोशल मीडिया पर जो आ रहा है, एक्स पर जो लोग लिख रहे हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। और मैं बार बार आपको बताता हूं कि एक्स पर अब ये एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन चुका है। हमारे देश में 146 करोड़ लोग हैं, और एक्स पर इसमें से सिर्फ 2.5 करोड़ लोगों के अकाउंट हैं, 2.5 करोड़, और उसमें से भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे जो इनके नकली अकाउंट होंगे। तो आप समझ लीजिए कि 2-2.25 करोड़ अकाउंट्स हैं पूरे देश में, जो आपका जो जनसंख्या है उसका 1.5% भी नहीं है। तो आप सोचिए, 1.5% वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बातें चल रही हैं, क्या भारत के 145 करोड़ लोग वही बात कर रहे हैं, या उससे अलग सोचते हैं? वो अलग सोचते हैं, और ये बात हर चुनाव में साबित होती है। अगर आप भी सोशल मीडिया पर फैल रहे इस दुष्प्रचार, झूठ और नकली खबरों से परेशान हो चुके हैं, तो आपके लिए आज मैं एक और अच्छी खबर लेकर आया हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए अब एक ऑटोनोमस बॉडी बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। यानी एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो सोशल मीडिया, ओटीटी और डिजिटल मीडिया पर फैलते दुष्प्रचार और आपत्तिजनक कंटेंट को रोक सके। और सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। किस मामले की चल रही थी मैं आपको बताऊंगा। पहले उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी बातें कही। पहला, अभी भारत में सोशल मीडिया और मीडिया संस्थानों को रेगुलेट करने का जो तरीका है वो पर्याप्त नहीं है। दूसरा, कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट एक बार अगर सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाता है तो वो कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाता है, और फिर जिसने अपलोड किया है अगर वो उस कंटेंट को डिलीट भी कर दे तब भी ये वीडियो या ये कंटेंट वायरल ही रहता है। इसलिए अब किसी भी कंटेंट को अपलोड करने से पहले उसे रोकना होगा, उसकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। अभी देखिए क्या होता है सोशल मीडिया पर, पहले कोई वीडियो या कोई कंटेंट अपलोड हो जाता है, लोग उसे देखते हैं, फिर यह पता चलता है कि यह आपत्तिजनक है या गलत है, फिर उसे हटाया जाता है, लेकिन तब तक वो वायरल हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अपलोड होने से पहले ही इसकी जांच होनी चाहिए। कोई ऐसा मैकेनिज्म, ऐसी व्यवस्था बने जो पहले इसकी जांच करे। और तीसरा, आजकल यूट्यूब और ओटीटी के कार्यक्रमों में जो डिस्क्लेमर या चेतावनी दिखाई भी जाती है वो चेतावनी असरदार नहीं। आपने भी देखा होगा जब आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ भी देखते हैं तो 1 या 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए एक चेतावनी आती है। उस चेतावनी में जो भी लिखा होता है वो आप पढ़ भी नहीं पाते, और वो फिल्म या वेब सीरीज शुरू हो जाती है। और फिर वो कहते हैं कि देखिए हमने तो पहले ही चेतावनी दे दी थी, हमने डिस्क्लेमर दे दिया था। लेकिन आज ये जो सुनवाई चल रही थी, ये आपको याद होगा हमारे देश में कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत ही अश्लील, आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। हमारे देश में जो माता पिता हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनके बारे में बहुत ही अश्लील टिप्पणियां एक यूट्यूबर ने की थी। और आपको याद होगा ये इन यूट्यूबर्स के खिलाफ फिर एफआईआर दर्ज हो गई थी, और अब ये यूट्यूबर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अश्लील कंटेंट बनाने के बारे में ये मामला चल रहा है, इसकी सुनवाई हो रही है। और उसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी बननी चाहिए टू रेगुलेट ऑब्सीन, ऑफेंसिव एंड इलीगल कंटेंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो सेल्फ रेगुलेशन का जो मॉडल बनाया है अभी मीडिया में, ये तो भाई काम नहीं कर रहा, कोई ना कोई व्यवस्था तो आपको बनानी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। डिकोड में हमने आपको कल बताया था कि कैसे हजारों अकाउंट्स
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत विरोधी कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, भारत के बारे में झूठा नैरेटिव लगातार पोस्ट कर रहे हैं। ये वो अकाउंट हैं जो बाहर से ऑपरेट किए जाते हैं। तो इसमें से दो प्रकार के लोग हैं। एक तो ऐसे नकली अकाउंट हैं जिनमें भारत के लोगों की फोटो लगी है, भारत के ये लोगों के नाम लगे हुए हैं, लेकिन ये पाकिस्तान से चल रहे हैं और ये नकली अकाउंट है। दूसरे वो हैं जो हैं तो असली अकाउंट, भारत के ही लोगों ने अकाउंट बनाए हुए हैं। ये किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, किसी न किसी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, और इन्होंने क्या किया है, अपने नाम से इन्होंने अकाउंट बनाया है, लेकिन ये VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बाहर से जो है ये अपने जो, जब आप इनकी लोकेशन देखेंगे तो लोकेशन आएगी कि ये कहीं बाहर से अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये कल हमने आपको बताया था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सोशल मीडिया पर टिप्पणी के दौरान ये कहा कि आज कोई भी व्यक्ति कुछ भी अपमानजनक पोस्ट कर सकता है। किसी भी राष्ट्र विरोधी पोस्ट को वायरल होने में अब सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं, और जब तक अदालतें या सरकार कार्रवाई करती है तब तक नुकसान हो चुका होता है। ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। हमारे देश में डिजिटल कंटेंट के रेगुलेशन की बहुत सख्त आवश्यकता है। याद रखिए, कोई भी अधिकार पूर्ण नहीं होता, कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, और कोई भी स्वतंत्रता पूर्ण नहीं होती। अधिकार और स्वतंत्रताएं तभी तक मौजूद हैं जब तक आपका देश और आपका राष्ट्र मौजूद है। देश बचेगा तब आपकी आजादी बचेगी। अगर देश खत्म हो गया तो फिर इस आजादी का क्या करेंगे? अधिकार और आजादी तभी मजबूत होती हैं जब राष्ट्र मजबूत होता है, और हमारे देश का कोर्ट भी इस बात को समझता है। इसलिए सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है, लेकिन वो असीमित नहीं हो सकती। लेकिन हमारे देश में अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो असीमित आजादी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की बदनामी करते हैं, चुनाव पर गलत बातें दुनिया भर में पोस्ट करते हैं, हमारी हर चीज को वो आलोचना करते हैं उसके बारे में। कभी कहते हैं कि भारत का जेन ज़ी भी विद्रोह करने वाला है नेपाल की तरह, और इस प्रकार का जो एक माहौल है वो बनाया जाता है, और इसमें विदेशी ताकतें भी हो सकती हैं, इसमें विदेशी फंडिंग भी हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है सोशल मीडिया का, क्योंकि उस पर कोई रोक नहीं है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। इस समय पूरी दुनिया में एक और बहुत बड़ी खबर की चर्चा हो रही है, और वो है इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री। पाकिस्तान से आज दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर यह कि जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF बन गए हैं। पाकिस्तान के संविधान में 27वें संशोधन के बाद जनरल असीम मुनीर अब पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर बन गए हैं, और इसके साथ ही पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का पूरा कंट्रोल अब असीम मुनीर के पास है। यानी असीम मुनीर अब पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। और दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं। पिछले 2 दिनों से 72 वर्ष के इमरान खान की मौत को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, और अब पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि इमरान खान जेल में बिल्कुल ठीक हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन इसके बाद भी इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 हफ्तों से किसी को भी जेल में इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया है। उनके परिवार का आरोप है कि इसके पीछे जनरल असीम मुनीर हैं, जो हिटलर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। इमरान खान भ्रष्टाचार के एक मामले में रावलपिंडी की अडियाला जेल में 14 साल की सजा काट रहे हैं, और इस समय उन पर कुल मिलाकर 150 से ज्यादा केस दर्ज हैं। इमरान खान के छोटे बेटे कासिम खान ने सोशल मीडिया पर आज लिखा है कि वो इस बात को लेकर चिंतित हैं, और वो चाहते हैं कि सरकार उनके पिता के जिंदा होने के सबूत पेश करे। कासिम खान ने लिखा है कि उनके पिता 845 दिनों से जेल में हैं। पिछले 6 हफ्तों से उन्हें एक डेथ सेल में अकेले रखा गया है, और कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इमरान खान की बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया गया। कोई फोन कॉल अभी तक नहीं की गई, यानी उनके पास इमरान खान के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं है। ना तो फोन पर बात करवा रहे हैं, ना मिलने दे रहे हैं। और कासिम खान ने अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस बारे में दखल देने की मांग की है। कासिम खान जो हैं वो 26 साल के हैं, और इमरान खान और जमाइमा गोल्डस्मिथ के छोटे बेटे हैं। इमरान खान ने वर्ष 1995 में लंदन की जमाइमा गोल्डस्मिथ से पहली शादी की थी, और ये उन्हीं के बेटे हैं। जमाइमा से इमरान खान के 2 बेटे हैं, एक हैं सुलेमान और दूसरे हैं कासिम खान।
और दोनों इस समय इंग्लैंड में रहते हैं। और 2004 में इमरान खान और जमाइमा गोल्डस्मिथ का तलाक भी हो गया था, लेकिन उनके दोनों बेटे अब भी इमरान खान के संपर्क में रहते हैं और वो इमरान खान की रिहाई के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इमरान खान अगर ठीक है तो पाकिस्तान की सरकार उनसे किसी को मिलने क्यों नहीं दे रही। इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थक, उनके नेता और इमरान का परिवार एक ही मांग कर रहे हैं कि उन्हें इमरान खान से मिलने दिया जाए। वो इमरान खान को एक बार देखना चाहते हैं। अडियाला जेल के बाहर मौजूद प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तान की पुलिस अब बल प्रयोग कर रही है और इमरान खान के लिए चल रहे प्रदर्शन में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी भी शामिल हुए और गुरुवार को पुलिस ने सड़कों पर उनके साथ मारपीट की। ये सूरत-ए-हाल है जिस टाइम ये आप देखिए सोहेल अफरीदी ये आप देखिए ये मुजामत है जी, मुजामत की जा रही है और आप देख सकते हैं तहरीक इंसाफ के तमाम MLA जो हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस वालों को पीछे ये सूरत-ए-हाल है जिस टाइम ये आप देखिए सोहेल अफरीदी सबसे मुश्किल कैद होती है आइसोलेशन की, और जेल मैनुअल के मुताबिक 4 दिन से ज्यादा किसी को भी आप आइसोलेट नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान को पिछले साल भी इन्होंने 3 हफ्ते आइसोलेट किया और वो दोबारा अब इस दफा उन्होंने वही किया कि उन्होंने सारा से राब्ते बंद कर दिया। अब किसी को कुछ नहीं पता इस वक्त के अंदर क्या हो रहा है। मैं सोचती हूँ शायद हम सोचते थे हम हिटलर की बातें सुनते थे, पढ़ते थे। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा जमाना है कि जिसमें वो कहते थे हिटलर पकड़ के बेसमेंट्स में बंद कर दे, तो पाकिस्तान में भी इसी तरह ही कर रहे हैं कि ये सारी झूठी खबरें हैं। सबसे पहले तो मैं रिकॉर्ड पे ये बात कह रहा हूँ, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। और सर हमारी जो कल बात हुई है अडियाला जेल की सुपरिटेंडेंट से, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल बेहतरीन अपनी सेहत की हालत में है। लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस पे इमरान खान साहब की सेहत, उनकी ज़िंदगी के हवाले से रिकॉर्ड पे मैंने कहा है कि ना उन्हें कोई ख़तरा है, सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है, तमाम सहूलियात उन्हें मुयस्सर हैं। जितनी खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पे आ रही हैं वो सारी झूठी हैं। देखिए, सोशल मीडिया से असल में हर देश परेशान है, हर सरकार परेशान है। पूरे दुनिया की जो राजनीति है वो सब अब सोशल मीडिया पर हो रही है। किसी को कुछ मांग करनी है वो भी सोशल मीडिया पर लिखता है, किसी देश के इतने बड़े राष्ट्रपति को कुछ बात कहनी है वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए ही ये बात कर रहा है। सोशल मीडिया एक प्रकार से अच्छा भी है लेकिन दूसरे प्रकार से ख़राब भी है। अब पाकिस्तान की सरकार को करना ये चाहिए कि वो पूरी दुनिया को ये सबूत पेश करे कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं और ज़िंदा हैं। उन्हें ये चाहिए कि वो जेल से उनका कोई वीडियो बनाएं, उनकी कोई तस्वीर या कोई फ़ोटो लेकर दुनिया को दिखाएं, उनके परिवार को दिखाएं कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, या फिर उनके परिवार को मिलने की इजाज़त दें। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि जिस जेल में इमरान खान आज बंद हैं, उस जेल का जो इतिहास है वो कितना खूनी इतिहास रहा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है।
ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई डीएनडी ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दे, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे कि इमरान खान 6 अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। 72 एकड़ में फैली ये जेल करीब 142 वर्ष पुरानी है और इसमें करीब 2000 कैदियों के रहने की जगह है, लेकिन यहाँ 6000 से ज़्यादा कैदियों को रखा गया है। इसी जेल में 4 अप्रैल 1979 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी और फांसी से पहले अपने आखिरी एक महीने में जो एक महीना है वो उन्होंने इसी अडियाला जेल में बिताया था। ऐसा कहा जाता है कि जिन कैदियों को फांसी की सज़ा हो जाती है उन्हें आखिरी दिनों में इसी जेल में रखा जाता है और इसी जेल में नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और शाहिद खाकान जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी कैद में रखा गया था। और पाकिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस जेल में रह चुके हैं। यानी पाकिस्तान का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री और कौन सा बड़ा नेता है जो इस जेल में न रहा हो। लेकिन पाकिस्तान का जो इतिहास है वो इतना खूनी है, जब एक नेता सत्ता में आता है तो वो अपने विरोधी को जेल में डाल देता है, फिर विरोधी जब सत्ता में आता है तो वो अपने पुराने विरोधी को जेल में डाल देता है। यानी ये एक जो चक्र है पाकिस्तान में, ये सब चलता रहता है। और नवाज शरीफ ने इमरान खान के साथ ऐसा किया, इमरान खान ने उनके साथ ऐसा किया और ये सब आपस में इसी चक्र के तहत चलते रहते हैं। जिसकी सत्ता आती है वो कुर्सी पर बैठता है और विपक्षी नेता को जेल में डाल देता है और इमरान खान के साथ भी इस समय यही हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद डी कोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई डीएनडी ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दे, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो? है ना, आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर।
तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और कागज़ रोता नहीं है बल्कि रोला देता है, फिर चाहे वो प्रेम पत्र हो, रिजल्ट हो या फिर मेडिकल रिपोर्ट। नमस्कार।